यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक ज्योग्राफी से होगा, दूसरा टॉपिक पॉलिटी से होगा, तीसरा टॉपिक जो होगा वो इन्वायरमेंट से होगा। पहला जो टॉपिक है उसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन किया है, मतलब के जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो क्रम के आधार पर भी आ सकता है कि घटते हुए क्रम में किस देश की जो सीमा है वो भारत के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है, बचपन में भूटान आया था। तो बचपन में भूटान आया था का मतलब ये हुआ कि जो पहला बा है इसमें ये बांग्लादेश, बांग्लादेश होगा। चा से चीन और पा से पाकिस्तान। ना से नेपाल। मा से में मतलब मा से म्यांमार। और भूटान तो पूरा लिखा हुआ है भूटान। आया था यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो टोटल 7 हो देश हो गए। 6 और 7, टोटल 7 देश हो गए जिनकी सीमा भारत से स्पर्श करती है। और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक लंबाई के घटते क्रम में। लंबाई के घटते क्रम का मतलब है भारत के साथ में सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश की है, 40-96.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी जो सीमा है वो सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। तो जो बांग्लादेश है ये इसकी सर्वाधिक सीमा है, भारत के साथ में सीमा साझा होती है। सर्वाधिक सीमा साझा होती है। तो इस तरीके से हमने 7 देश देख लिए हैं, 7 पड़ोसी देश देखे हैं जिनकी लंबाई घटते क्रम में लिखी हुई है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी से ही है और दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी जो है वो कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, भारत के तटीय राज्य जो हैं उसमें राज्यों की संख्या 9 है और केंद्र शासित प्रदेश 4 है। केंद्र शासित प्रदेश 4। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। ये जो यहाँ पर 9 राज्य लिखे हैं ये भी घटते हुए क्रम पे लिखे हैं। इसका मतलब है भारत के जो तटीय राज्य हैं उनमें जो सबसे लंबी सीमा है, सबसे सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है वो है गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा ये है गुजरात की। तो सबसे छोटी सीमा किसकी? गोवा की। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी सीमा जिसकी तटीय सीमा है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय सीमा है वो 1962 किलोमीटर है, लेकिन गुजरात की जो तटीय सीमा है वो 1214.7 किलोमीटर है। अब ध्यान रखिएगा, राज्यों में सबसे लंबी जो सीमा तटीय सीमा है वो है गुजरात की, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार की। ये जो 9 राज्य लिखे हुए हैं ये लंबाई के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। अब शॉर्टकट में याद रखने के लिए ट्रिक याद रखिएगा। गौतम, GAUTAM,
यानी कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य घटते हुए क्रम में लिखे हुए लंबाई के आधार पर, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ। तो ये 2 टॉपिक थे ज्योग्राफी से, एक था भारत के तटीय राज्य और दूसरा था भारत के पड़ोसी देश। अब दूसरा टॉपिक हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में, चाहे आप आरओ दीजिएगा या पीसीएस दीजिएगा, इवन यूपीएससी में भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि जो हमारा संविधान था, उस संविधान में जब संविधान बनकर के रेडी हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर के तैयार हो गया था, उस टाइम हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के हिसाब से क्या हुआ, उसमें 4 जोड़ करके वर्तमान में 12 कर दी गई। तो 8 अनुसूचियां कौन सी हैं उनके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि 4 कौन कौन सी जोड़ी गई। देखिए, शेड्यूल 9th जोड़ी गई, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, मतलब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसमें जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1992 में जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, जो कि नगर पालिका संबंधित है। आइए यहाँ पर हम पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और सीमाओं का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है। अनुसूची 2 में, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैच करने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा कि जो सैलरी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अनुसूची 2 में लिखी हुई हैं, सैलरी से जुड़ी हुई। इसमें किसकी किसकी सैलरी की बात की जाती है, मतलब कि वेतन भत्तों की बात की जाती है, किसकी किसकी बात की जाती है। तो राष्ट्रपति, गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन, जजेज हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और सीएजी के, इनकी सैलरी की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स को अडॉप्ट किया गया है, फेडरल को अडॉप्ट नहीं किया गया है। और जो दूसरी अनुसूची है, उस दूसरी अनुसूची में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनके सैलरी का प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में बात की जाती है कि शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, कौन कौन शपथ लेता है। तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, सॉरी संसद और विधान, जो राज्य विधानमंडल होता है उसके कैंडिडेट, उनके मेंबर, उनके मिनिस्टर, और जो यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब राज्य के जो विधानसभाएं होती है जो वहाँ पे मिनिस्टर्स बनते हैं, उनकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की, तथा सीएजी की। लेकिन ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में, और गवर्नर के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 159 में किया गया है। अब बात करें हम अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, जो अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 से संबंधित है। अनुसूची 5 में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में, जो कि अनुच्छेद 244 से संबंधित है। अनुसूची 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 4 उत्तर पूर्व के, मतलब नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, जिसमें इसको याद रखने का जो तरीका है वो याद रखिएगा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अनुच्छेद 244 और 275 से संबंधित। इसके बाद जो 7th शेड्यूल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुसूची 7 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो विधानसभा, सॉरी, जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है,
उनके पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, यानी केंद्र या संघ और राज्य के बीच में, जो कि अनुच्छेद 246 से संबंधित है। इसमें 3 सूची बनाई गई है, जिसमें से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वर्तमान में 100 यानी 100 विषय हैं, स्टेट लिस्ट में 60 विषय हैं और समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। यूनियन लिस्ट पर कार्य करने का जो अधिकार होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है। स्टेट लिस्ट पर जो कार्य करने का अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर के काम करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो कि लिस्ट में आते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में रेडियो एंड टेलीविजन, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, डिफेंस, सेंसस और रेलवे आता है। स्टेट में रेलवे, पुलिस, एग्रीकल्चर, गैस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन यानी साफ सफाई, पंचायती राज और लैंड रिफॉर्म और जेल आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं जो कंकरेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची है, उसमें एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्ट और फैमिली प्लानिंग के बारे में सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया। मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई। इसको याद रखने का शॉर्टकट है वो क्या है आपका, KNM। KNM का मतलब हो जाएगा के मीन्स कोंकणी, एन नेपाली और एम फॉर मणिपुरी। और बाद में 2003 में भी 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसमें ऐड की गई 2003। नवी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन, जो कि पहले संविधान संशोधन में ऐड किया गया, 1951 में जोड़ी गई थी। और इसमें बोला गया था कि इसमें मतलब जो नवी अनुसूची से जोड़ा गया, इसमें बोला गया था इसमें रखे गए जो कानून होंगे वो जो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन केशवानंद भारती जो केस था उसमें ये बोला गया कि सभी कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जो कि दल बदल विरोधी कानून है, मतलब कि इसमें जो दल बदलते थे उनको रोकने के लिए किया गया। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ में ही 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जिसमें म्यूनिसपैलिटी जोड़ी गई, म्यूनिसपैलिटी को जोड़ा गया और उसको यानी कि नगर पालिका जोड़ी गई और उसमें 18 सब्जेक्ट उसको दिए गए काम करने के लिए। तो पॉलिटी में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, जिसमें है महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर जरूर बनता है, या तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है या तो फिर आपको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में लिखने का आता है, मतलब मैच करने के लिए आता है या मिलाने के लिए आता है। तो पहला जो अधिनियम है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, यानी कि ये जो अधिनियम था ये 1981 में बना हुआ था। ये 1981 में बना हुआ था। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम सन 2000 में बना हुआ था, 2002 में बना हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में और NGT 2010 में। NGT का मतलब क्या हुआ, NGT का मतलब हुआ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, जो पास हुआ था 2010 में तब। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में पास किया गया, मतलब बना अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण एवं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। अब ध्यान रखिएगा एक शॉर्टकट कि जलवायु याद रखिएगा, जलवायु जलवायु में क्या है, देखो जल पहले आया है, वायु बाद में आया है। तो जल पहले आया है तो पहले ही कानून पास हो गया था, कब, 1974 1974 में। और वायु बाद में आया है तो ये कब कानून पास हुआ था, 1981 में। ठीक है, तो ये बस याद रखने के लिए ट्रिक है, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि जल
पहले वाला अधिनियम पहले बना था, या वायु वाला, यानी कि जलवायु रखेगा जल वाला, तो 1974 में बना था, और वायु वाला 1981। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002, सॉरी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था वो 1972 में बना हुआ था, 1972 में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई याद रखने की जरूरत है नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ध्वनि प्रदूषण सन 2000 में, और खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और प्रबंधन अधिनियम 1989 में पास हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया इसमें कि कुछ, एक टॉपिक इन्वायरमेंट से था, एक टॉपिक क्वालिटी से था, और इसमें ज्योग्राफी में 2 टॉपिक, यानी कि कुल मिलाकर हम लोगों ने 4 टॉपिक समझ लिए हैं। ये डे 2 था। अब डे 3 में हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक। लेकिन एक नया काम हम यहाँ स्टार्ट ये करते हैं, क्योंकि एसडीजी गोल जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एसडीजी गोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसडीजी गोल, तो टोटल कितने एसडीजी गोल हैं? एसडीजी टोटल 17 गोल है, 17 गोल है, जिनको 2030 तक अचीव करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, तो 17 गोल याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, हालांकि याद हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल काम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर दिन जितने भी हम दिन क्लास ऐसे धीरे धीरे आती जाएंगे, वीडियो आते जाएंगे, वैसे वैसे हर एक दिन एक एसडीजी याद करेंगे। जैसे एसडीजी 1, एसडीजी 1 कैसे जुड़ा हुआ है? नो पावर्टी, नो पावर्टी, यानी कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी नहीं रहेगी, नो पावर्टी। तो हमने आज पहला देख लिया, कल इसी तरीके से कल वाले वीडियो में हम देखेंगे, तो एसडीजी 2 देखेंगे, फिर परसों एसडीजी 3, इस तरीके से हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, तो हमारे 17 एसडीजी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम देखे, और जो अनुसूची है उसके बारे में समझ लिया है, और साथ में हमने भारत के जो पड़ोसी देश और जो कोस्टल प्लेन है उनके, सॉरी कोस्टल स्टेट है उनके बारे में देख लिया। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो हम अगले दिन यानी कि डे 3 पर हम आपको सेंड करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।